नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार और आज आंकड़ों का दिन। आज मैं थोड़ा आंकड़े से ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ मिथ हमारे और आपके दिमाग में डाले जाते हैं, जानबूझ के डाले जाते हैं या हालात की वजह से होते हैं, लेकिन वो बार बार एक आपको स्ट्राइक करते रहते हैं कि नहीं, ये अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा, ये अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा। मिथ ये है कि अगर ऑपोजिशन, विपक्ष की एकता नहीं हुई तो बीजेपी फिर से पूरे जोश खरोश से ज्यादा बड़ी संख्या में वापस 2024 में चुन के आ जाएगी। ये मिथ है। और ये मिथ क्यों है, वो जब आप मेरे साथ इस जर्नी में चलेंगे तो जैसे मेरे लिए भी ये रिवीलिंग था, आप भी इसको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। मैंने जो ये सारा डेटा ले रहा हूं, मैं 2019 का लोकसभा के चुनाव का डेटा ले रहा हूं। उसके बाद के जो बाई इलेक्शंस हुए हैं कहीं कहीं लोकसभा के, वो नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर वो एक बहुत डिटेल हो जाता, बार बार समझाना मुश्किल आता। 2019 में जैसे जिसको वोट मिले उसी हिसाब से इस पे आपसे बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा वोट, द मैक्सिमम वोट पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी में जिसको उसकी वजह से 303 सीटें मिली थी, उनको 37.38% वोट मिले थे, करीब मोटे तौर पे 23 करोड़ वोट। अब आप 37.36% और उसके बाद 1% तक 16 पार्टीज ऐसी हैं जिनको 1% या 1% से ऊपर वोट मिले। ये ऐसी 16 पार्टीज को कुल मिला के 85.91%, करीब करीब 86% वोट इन 16 पार्टीज ने आपस में ले लिए, जो मिनिमम 1% और मैक्सिमम 37.36% बीजेपी थी। सबसे नीचे आरजेडी। इंडिपेंडेंट के वोट को अगर अलग से इसमें जोड़ दिया जाए जो 2.69% होता है, तो इंडिपेंडेंट और ये 16 दलों ने मिला के आपस में 88.60% वोट आपस में। अब करीब 11, सवा 11, साढ़े 11% वोट कहां गए? वो कुल 654 पार्टियों में वो वोट बटे हैं, जिनका वोट प्रतिशत 1% से कम, और जो सबसे कम वोट जिसको मिला वो देश जनहित पार्टी है, जिसको 273 वोट मिले और जो रिकॉर्ड किया गया। तो जो पार्टियां जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन से, उसमें सबसे नीचे की पायदान पे देश जनहित पार्टी 273 वोट, सबसे ऊपर बीजेपी करीब 22 करोड़ 90 लाख। तो ये तो हो गई एक मोटी बात। अब मैं एक दो चीजें आपसे इसलिए करूं कि ये जो 1% से जब आप कम पे चलते हैं, तो 1% से ओवरऑल हिंदुस्तान में वोट परसेंटेज तो लेस देन 1%। इस तरह के जो दल थे उनमें करीब 34 सीटें आई हैं, 34 सीट्स। और उसमें जो सबसे कम वोट पाके एक सीट जीते हैं वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, जिसको एक सीट आई थी। 1,66,922, 1,66,922। और एक जरा वोट की मैं इसलिए कि आपको ये जब आप देखेंगे तो आपको लगा, आप ये कहीं भी इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी आप देख सकते हैं, विकिपीडिया में भी देख सकते हैं, लोक ढाबा में भी देख सकते हैं, तमाम ऐसी साइट है जहां आप जाके ये चीजें खुद देख सकते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग और चीज है, बिहार में आरजेडी लालू यादव की पार्टी को 2019 में कुल वोट मिले 66,32,247, 66,32,247। सीट मिली 0। उनके सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी वाली, उस समय उसको वोट कितने मिले? 32,06,979, आधे से भी कम आरजेडी से। सीट कितनी मिली? 6। लालू जी को 66 लाख वोट, 0 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी को 32 लाख वोट, 6 सीट। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आप इस गणित को भी धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगेंगे। अब बात जरा हम लोग कर लें, जैसा मैं लोग कहते हैं ना कि मैं टेबल बनाता हूं, तो मैं टेबल ए की पहले बात करूं। अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑपोजिशन की यूनिटी एक होना जरूरी है, ये केवल मिथ है। आप सिलसिलेवार अगर देखिए तो कहां ऑपोजिशन यूनिटी की बात आती है। मैं 11 बीजेपी रूल्ड स्टेट, जहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उन स्टेट की टेबल ए आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो कॉलम है, स्टेट का नाम, टोटल सीट कितनी है लोकसभा की, उसमें से बीजेपी ने कितनी जीती, बीजेपी का वोट प्रतिशत क्या है, और कांग्रेस ने कितने जीती और कांग्रेस का वोट प्रतिशत क्या है उस स्टेट में। केवल उस स्टेट में लोकसभा 2019 इलेक्शन में कितनी सीट टोटल, बीजेपी कितनी जीती, कितना वोट परसेंटेज, कांग्रेस कितना जीती, कितना वोट परसेंट। मैं इस टेबल ए को पढ़ दूं। अरुणाचल
अकेले बीजेपी को 58.22% वोट मिला है। अब आप इसमें देखेंगे कि 3 जगह को छोड़ के बीजेपी को मोरलेस 50% से ऊपर वोट मिले हैं। तो ऑपोजिशन अगर सब एक भी हो जाते हैं तब भी बीजेपी को हरा नहीं पाते, क्योंकि बीजेपी का अपना टेक अवे जो था वो 50% से ऊपर था। लेकिन जो सेकंड यहां पे पार्टी आई है इन सारी जगहों पे, वो उत्तर प्रदेश को छोड़ के, उत्तर प्रदेश को मैं किनारे रख रहा हूं, उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी 10 स्टेट में कांग्रेस है। फिर से समझिए, 11 जगह बीजेपी रूल कर रही है, 11 में से 10 जगह पे जो सेकंड पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन जो आई है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली हैं वो भी मैंने आपको नीचे दिया है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को सीटें तो कुल 6 मिली, लेकिन 10 स्टेट में वो नंबर 2 पे रही है, उन जगहों पे जहां पे बीजेपी रूल कर रही है। और कुल सीटें इन 11 स्टेट में जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो 200 है। तो 200 सीटों पे बीजेपी का मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार, अगर सरकार चाहे तो प्रशासन में जितना ऊंच नीच कर सकती है, ये 200 सीटें हैं। अब दूसरे टेबल पे आइए, टेबल बी। ये वो स्टेट हैं 3 जहां पे कांग्रेस का मुख्यमंत्री, जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान। मैंने यहां पे भी आपको ये बताया है। अब एक यूपी वहां पे था जहां पे कांग्रेस सेकंड नंबर पे नहीं थी, तो उसको जरा हम लोग बाद में ट्रीट करेंगे। बाकी सारी जगह कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी। और वहां पे मैं जरा आपकी आसानी के लिए बता दूं, मैं टेबल ए पे फिर आ जाता हूं वापस, माफ कीजिएगा। असम में बीजेपी को वोट प्रतिशत 36.05, कांग्रेस का 35.44, नेक टू नेक। एक तीसरी पार्टी वहां पे AIUDF, जो कभी कांग्रेस के साथ लड़ती है कभी नहीं लड़ती है। बेसिकली मुसलमानों को उस पार्टी का में ज्यादा सपोर्ट रहता है। वो ऐसा लगता है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, अलग भी लग सकती है कांग्रेस से, कांग्रेस के। अब वो लोकल वो है, लेकिन उसको टोटल वोट जो मिले हैं 7.80%। ये सब 10% से कम वोट है। उसी तरह से कर्नाटका में अगर आप आ जाइए तो कर्नाटका में बीजेपी को 51.38% वोट मिल रहे हैं। तो बाकी सारी पार्टीज एक भी हो जाए तब भी वो बीजेपी को का टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अकेले उसको 51% वोट मिले। यहां पे भी कांग्रेस को सेकंड पोजीशन 31.88, और यहां पे जो जनता दल एस है जिसको एक सीट मिली थी उसको 9.67% वोट मिला है। लेस देन 10% है, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं थोड़ा सिग्निफिकेंट है। मणिपुर पे एक जगह आ गई, क्योंकि मणिपुर एक इन सब जगहों में एक ऐसी जगह है। मणिपुर में बीजेपी को 34.22, कांग्रेस को 24.63 और नागा पीपुल्स फ्रंट को 22.55। लेकिन यहां कुल 2 सीटें हैं। मैंने ये आंकड़े इसलिए आपको बता दिए कि ये आपको समझने में आसानी रहेगी। त्रिपुरा बीजेपी 49.03, करीब करीब 50%। बाकी पार्टीज एक हो भी जाए तब भी। कांग्रेस 25.34, और यहां पे जो तीसरे नंबर की पार्टी थी वो CPI थी 17.31%। ये मैं बात इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि देखिए लेफ्ट फ्रंट, CPI, CPM, ये कांग्रेस के नेशनल एलाइज नहीं है। लेकिन जब बीजेपी के अगेंस्ट कोई फ्रंट बनेगा तो पास्ट का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि फिर बीजेपी के अगेंस्ट फ्रंट पे इन लोगों ने कांग्रेस का सहयोग कई बार करने की कर भी सकते हैं। बाकी उनके अपने वो हैं, केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस सामने सामने लड़ते हैं, इसलिए वो कोई पोल पैक्ट, प्री पोल पैक्ट तो नहीं हो सकता है। कांग्रेस का जैसे मैंने बताया टेबल बी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ बीजेपी के 50.70, कांग्रेस का 40.91, किसी और पार्टी का स्कोप ही नहीं है। हिमाचल बीजेपी 69.11, कांग्रेस 27.30, किसी तीसरी पार्टी की गुंजाइश ही नहीं है। उसी तरह से राजस्थान बीजेपी 58.47, कांग्रेस 34.24, किसी तीसरी पार्टी की गुंजाइश नहीं है। तो किस विपक्ष से जाके कांग्रेस पैक्ट करने लगे? जो कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़े भाई, किस पार्टी से वो करें? अब एक टेबल सी है। टेबल सी वो है जिसमें कांग्रेस कोलिएशन पार्टनर के रूप में या तो वहां पे है या तो सरकार में है, नहीं है विपक्ष में है, लेकिन वहां उसका कोलिएशन बिल्कुल ठीक से मजबूत है। बिहार महागठबंधन इंटैक्ट, सारे लोग एक जगह, कांग्रेस उस महागठबंधन का पार्ट, वहां पे कुछ ऐसा स्टिच करने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन की जो यूनिटी है वो है। झारखंड महागठबंधन, वहां पे भी सारी ऑपोजिशन की यूनिटी स्टिच्ड है, कोई वहां जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कहां से गाड़ी? MVA ऑलरेडी
शिवसेना उद्धव, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन इन प्लेस, सरकार में नहीं है, लेकिन यहां पे नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन प्लेस है। तमिलनाडु डीएमके के साथ ऑलरेडी साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, 2019 भी इलेक्शन साथ मिलकर लड़ा, अगला भी लड़ने की कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। स्टालिन भारत जोड़ो यात्रा की भी प्रशंसा करते हैं, राहुल गांधी की भी प्रशंसा करते हैं, यहां पे कोई नया गठबंधन की जरूरत नहीं है। और जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है जो गुपकर एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस गुपकर अलायंस किया है नॉन बीजेपी का, उसमें कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये सब लोग हैं, उसमें कांग्रेस भी है, तो यहां पे भी अलायंस। तो 5 स्टेट में जिसकी कुल सीटें होती हैं 147, वहां पे कांग्रेस का अलायंस ऑलरेडी है, तो किस विपक्ष से वो बात करें। ऊपर टेबल बी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 40 सीटें वहां हैं। अब आ जाइए उन स्टेट में जहां पे वो पार्टीज हैं जो ना यूपीए का पार्ट है ना एनडीए का पार्ट है। अब उसमें कौन यूपीए के साथ जाएगा, कौन एनडीए के साथ जाएगा, ये एक अलग वो हो सकता है, डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं उन स्टेट की अब बात कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये 7 स्टेट हैं। इसमें आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, जहां पे 1% के आसपास बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर है, बीजेपी का भी 1%, कांग्रेस का भी 1%, आपस इन लोग हैं ही नहीं, तो वहां वाईएसआर वर्सेस टीडीपी है, वहां इन लोगों का कोई वजूद ही नहीं है, रहे ना रहे कांग्रेस, किस विपक्ष की बात करें। वहां दिल्ली आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी लड़ती है, बीजेपी से भी लड़ती है दिल्ली में, तो मानी हुई बात है कि यहां पे भी कोई विपक्षी गठबंधन का कोई स्कोप ही नहीं है। पंजाब 13 सीटें, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी लड़ती है, बीजेपी से भी लड़ती है, कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड नहीं है जहां पे विपक्षी एकता बन सके, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल पास्ट में एनडीए के साथ रहा है, मतलब एनडीए का पार्ट रहा है। केरला सीधे सीधे कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का आमना सामना होता है, किसी विपक्षी कोई एकता का यहां मतलब नहीं। ओडिशा में बीजू जनता दल जो है, नवीन पटनायक साहब कांग्रेस से भी लड़ते हैं, बीजेपी से भी लड़ते हैं, कोई विपक्षी एकता का यहां स्कोप नहीं। तेलंगाना केसीआर कई बार कह चुके हैं, कई अलग अलग फोरम पे कह चुके हैं, उनका कंपल्शन है, वो तेलंगाना में कांग्रेस से भी उनको लड़ना है, बीजेपी से भी लड़ना है, लेकिन वो ये कई उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर दिल्ली में कोई ऐसी बात आती है वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, और वो ये भी कहे रिकॉर्ड पे हैं, पहले कहे हुए हैं कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगर बात आती है तो मैं उनके साथ हूं, इस तरह का उनका ऑन रिकॉर्ड है। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, अब वो लड़ती है आज बीजेपी से, कांग्रेस का वहां कोई वजूद ही नहीं है, किस बात के लिए वो वहां पे कोई वो करे। 2 सीटें कांग्रेस की एमपी की सीट है वहां पे, तो कांग्रेस अपना लड़ेगी, वो अपना लड़ेगी, उसमें कुछ नहीं। और ऐसा लगता है कि अगर तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ती है तो शायद वो बीजेपी के एंटी बीजेपी वोटों को एक जगह पोलराइज करने में ज्यादा बेहतर ढंग से कामयाब होगी बनिस्बत बीजेपी चाहेगी कि ये सारी पार्टीज लड़े, वो चाहेगी कि लेफ्ट अलग लड़े, कांग्रेस भी लड़े, तृणमूल भी लड़े, जिससे ऑपोजिशन की वोट डिवाइड हो जाए। वहां पे अगर तृणमूल कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर ऑपोजिशन यूनिटी ना हो तो वो बीजेपी के लिए नुकसानकारी ज्यादा है बनिस्बत ऑपोजिशन। और यहां पे कुल सीटें 145 145 इन 7 स्टेट्स। इसके बाद ये कुल जो टोटल है ये हो जाता है 532 सीट्स, 532 सीट। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि इसके बाद अब आती हैं 10 और स्टेट, वो मैं एक सिर्फ चार्ट इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी ये अंदाज रहे कि कहां पे किसकी कितनी सीट हैं, क्या है, एक जनरल आपको आइडिया रहे। लेकिन इन 10 स्टेट में 11 वो हैं, इसमें कौन सी ऑपोजिशन यूनिटी की बात करें, क्योंकि सीटें ही 11 हैं, तो और नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं एक एक को। वहां पे भी आप अगर देखेंगे वोट परसेंटेज मैंने दे दिया है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा स्टेट में है, उसकी प्रेजेंस ज्यादा स्टेट में है एज कंपेयर टू बीजेपी, तो वहां पे भी कोई ऑपोजिशन यूनिटी की ऐसी बात नहीं है। जो बात, ये सारी बातों से जो बात निकल के आ रही है वो बिल्कुल एक चीज क्लियर है कि केवल 3 स्टेट ऐसी हैं, 3 जहां पे आप कुछ कह सकते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। अब जरा सुन लीजिए कौन सी। पहली वेस्ट बंगाल में इसलिए बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी जी वहां अगर अकेले लड़ती हैं, मैंने पहले भी कहा है, तो वो बेहतर लड़ेंगी, वो अच्छी फाइट देंगी। अब दूसरी बात आती है उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ही को वो कमान संभालनी है
2024 तक कहीं कोई ग्राउंड पे ऐसा चेंज नहीं होने जा रहा है कि वहां कांग्रेस आगे चली जाएगी या बीएसपी आगे, वहां डिसीजन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को लेना है। वो कितनी ताकत से लड़ेंगे, वो किसको साथ रखेंगे नहीं रखेंगे, वो कांग्रेस को 2 सीट देते हैं, 20 सीट देते हैं, सीट नहीं भी देते हैं, उनके कोई पोल परफॉर्मेंस पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली पे अपने कैंडिडेट नहीं देती हुई आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो निर्णय अखिलेश यादव के ही पास अगर सब वोट चले जाएंगे तो नॉन बीजेपी वोट भी एक जगह पोलराइज होने की ज्यादा उम्मीद है। और उसका आपने विधानसभा इलेक्शन में देखा भी था कि सारे वोट जब अखिलेश यादव वर्सेस बीजेपी हो गया था तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट हुआ था। तो दो स्टेट में कोई विपक्षी एकता का मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेट अखिलेश डिसाइड, और लेट अगर जरूरत है तो अकेले भी अगर वो लड़ रहे हैं तो कोई उससे ऑपोजिशन यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेहतर वो करेंगे। तीसरा हम लोग आ जाते हैं कर्नाटका में जनता दल साथ लड़ती है या नहीं लड़ती है, वो एक देखने वाला फैक्टर है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए जो चाबी है वो कर्नाटक है। कर्नाटक का इलेक्शन अप्रैल मई में होना है। कर्नाटक से अगर कांग्रेस वहां पे जो ऐसा लगता है अगर बीजेपी को डिस्प्लेस कर देती है, 2018 में वहां बीजेपी को मैंडेट नहीं था, बीजेपी की सरकार इनिशियली नहीं बनी थी, बाद में तोड़फोड़ करके बनाया, अगर वहां कर देती है तो वो बीजेपी की मेरे हिसाब से 2024 के इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी एज फार एज 2024 इज कंसर्न। कर्नाटक इज द की। और मैं आप इसको खुद अब एक बार एनालाइज करिए, कहां पे आपको ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन यूनिटी के बिना ये बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। मेरा बिल्कुल सही मानना है, ये मिथ बीजेपी ने शुरू किया है, ये बीजेपी के दिमाग का है कि लोगों के दिमाग में बैठाओ कि सारी ऑपोजिशन अगर एक नहीं होंगी तो ये बीजेपी को नहीं हरा सकती हैं। ऐसी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आज जैसे जो जहां जिसकी स्ट्रेंथ है वो अपना लड़ रहा है, पोस्ट पोल अलायंस में उसके बाद देखना होगा। ये जरूर है कि जो सारा कुछ दारमोदार है वो कांग्रेस के ऊपर है। विपक्षी एकता नहीं भी होती है तब भी कांग्रेस जैसे आज लड़ रही है, अगर अपनी पोजीशन ठीक कर लेती है तो कांग्रेस ही इसको एंकर करेगी। लेकिन मुझे जो बार बार एक ये कहना कि विपक्षी एकता के बिना बीजेपी को हराना संभव नहीं, उसका कोई माने ही नहीं है। विपक्षी एकता नहीं होगी तो बेहतर है, क्योंकि वो मैंने आपको सिलसिलेवार बता दिया है। एक बार एनालाइज करिए, गिव मी योर फीडबैक अगले हफ्ते तक। थैंक यू सो मच।